हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और कॉन्कॉर्ड इंसानों की एक अद्भुत बनावट जो साउंड की स्पीड से भी दुगनी रफ्तार से फ्लाई कर सकता था, जो न्यूयॉर्क से लंदन सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में ही पहुंचा सकता था। ये एक ऐसा प्लेन था जो अर्थ के घूमने के रफ्तार से भी तेज फ्लाई कर सकता था। इसका डिजाइन, फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी ही इसे सबसे अलग बनाता था। पर अचानक इस अद्भुत प्लेन को बंद करना पड़ गया। एक ऐसा प्लेन जिसे फ्यूचर प्लेन कहा जाता था, आज वो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, क्यों इसे बंद करना पड़ गया, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। ये दौर था 1956, जब यूके और फ्रांस ने एक ऐसे प्लेन की कल्पना किया जो दुनिया का सबसे तेज एयरक्राफ्ट हो। और इस सपने को साकार करने के लिए BAC यानी कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन सामने आई। पर इस प्लेन को बनाना उतना भी आसान नहीं था उस दौर में। इंजीनियर्स सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को स्टडी करने में लग गए। साथ ही साथ इसके लिए उन्हें एक बिल्कुल ही नए डिजाइन का एयरक्राफ्ट तैयार करना था। ऐसा डिजाइन जो साउंड बैरियर को तोड़ने के बाद भी खुद को संभाल सके। उस दौर में सुपरसोनिक प्लेन्स ब्रिस्टॉल टाइप 225 F104 जैसे प्लेन्स का चलन था। पर कहीं ना कहीं इन प्लेन्स में काफी ड्रैग क्रिएट होता था जो प्लेन के स्पीड को कम कर देता था। इसीलिए इंजीनियर्स एक ऐसे डिजाइन की तलाश में थे जो कम ड्रैग क्रिएट करे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और फाइनली उन्होंने डेल्टा शेप को चुना और इस तरह से एक सुपरसोनिक प्लेन का मॉडल तैयार हो गया। इसका नाम रखा गया कॉन्कॉर्ड। इंजीनियर्स ने कॉन्कॉर्ड को डिजाइन तो कर लिया था, पर कई सारी चुनौतियों का सामना करना अब भी बाकी था। इस प्लेन के लिए एक ऐसा इंजन चाहिए था जो साउंड बैरियर को तोड़ के आगे निकल सके। इसके लिए खास इंजन के कंप्रेसर और उसके ब्लेड्स को बनाने के लिए टाइटेनियम और निकेल एलॉय जैसे मेटल का भी यूज किया गया, क्योंकि कंप्रेसर और उसके ब्लेड्स को हाई प्रेशर और ज्वालामुखी जैसे जला देने वाले टेम्परेचर का भी सामना करना था। इन सब में ओलंपस 593 नाम का एक जेट इंजन खरा उतरा। अब प्लेन और इंजन का इंतजाम तो हो चुका था, पर एक और खतरा सामने आ गया। ये प्लेन 2180 किलोमीटर/आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता था, यानी कि साउंड के स्पीड से लगभग दोगुनी रफ्तार से। कल्पना कीजिए, आप एक सुपरफास्ट कार में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने कोई दूसरी कार आ जाती है, तो क्या आप उस कार को मैक्सिमम स्पीड से ड्राइव कर पाएंगे? वेल, जवाब है नहीं। कॉन्कॉर्ड के सामने यही प्रॉब्लम आके खड़ा हो गया। भले ही ATC प्लेन्स को हमेशा ट्रैक करता है, फिर भी ट्रैफिक के कारण कॉन्कॉर्ड को उसके मैक्सिमम स्पीड में मेंटेन कर पाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए इंजीनियर्स ने प्लेन को ऐसे डिजाइन किया कि वो उस एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सके जहां पर पहुंचना किसी भी कमर्शियल प्लेन की बस की बात नहीं है। आमतौर पर सारे प्लेन्स 35,000 से 41,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं, पर बात करें कॉन्कॉर्ड की तो ये 60,000 फीट के एल्टीट्यूड में भी फ्लाई कर सकता था। और इतने ऊंचाई पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होती। 60,000 फीट के खुले आसमान में सिर्फ कॉन्कॉर्ड का ही राज होने वाला था। कॉन्कॉर्ड के इंजीनियर्स ने ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लिया था, पर कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। इस प्लेन का पावरफुल इंजन बहुत ही नॉइज क्रिएट करता था, इतना अधिक कि एयरपोर्ट के आसपास के लोगों को कानों को बंद करने के बाद भी शोर सुनाई देता था। इवन आसपास के सिटीज में भी इसके नॉइज को सुना जा सकता था। हालांकि एयरपोर्ट में काफी ध्यान दिया जाता है कि कम से कम रातों में एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों का नींद हराम ना हो, और इसके लिए आज भी NADP 1 और NADP 2 रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे रातों में प्लेन की आवाजें कम सुनाई देती है। पर ये रूल कमर्शियल प्लेन्स के लिए तो ठीक था, पर कॉन्कॉर्ड के लिए नहीं, क्योंकि ये आम प्लेन के मुकाबले काफी अधिक शोर करता था। 1969 में छपे एक आर्टिकल के अनुसार अगर लगातार कुछ दिनों तक इसके नॉइज को कोई सुने तो उसके सुनने की शक्ति भी कमजोर होके जा सकती थी। पर यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 कॉन्कॉर्ड को बनाया गया था, यानी कि जहाँ एयरपोर्ट में हर मिनट प्लेन लैंड करते हैं वहाँ कॉन्कॉर्ड का दिखना बेहद ही रेयर था। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर कॉन्कॉर्ड इतना ही नॉइज करता था तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स का क्या हाल होता होगा। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि कॉन्कॉर्ड में बैठे पैसेंजर्स को इंजन का नॉइज सुनाई ही नहीं देता था। वेल, जैसा कि हम जानते हैं कॉन्कॉर्ड साउंड की स्पीड से भी दुगुनी रफ्तार से फ्लाई करता था।
यानी कि इंजन का साउंड जब तक पैसेंजर्स तक पहुंच पाए इससे पहले ही दुगनी रफ्तार से प्लेन आगे निकल जाता। यानी कि साउंड अगर एक कदम आगे जाती तो पैसेंजर्स 2 कदम आगे निकल जाते और इस तरह से इंजन का नॉइज कभी पैसेंजर्स तक पहुंच ही नहीं पाता और उन्हें कोई भी नॉइज नहीं सुनाई देती। सीधे सीधे कहें तो कॉन्कॉर्ड का साउंड सिर्फ बाहरी लोगों के लिए था, पैसेंजर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि एयर और प्लेन के बीच हुए फ्रिक्शन का साउंड सुनाई दे सकता था। 2 मार्च 1969 कॉन्कॉर्ड बन के तैयार हो गया। इसके डिजाइन और स्पीड ने इसे बेहद ही कम समय में पॉपुलर कर दिया। पर एक और वजह थी जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वो था सुपरसोनिक बूम और बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला ये बादल। पर आखिर ये सोनिक बूम होता क्या है और क्यों हमें बूम साउंड सुनाई देता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। सपोज एक प्लेन अस्थिर है जिसका इंजन ऑन है, आप इससे कुछ दूर पर खड़े हैं। यहाँ पर आपको प्लेन की आवाज लगातार सुनाई देगी, लेकिन जब ये प्लेन रनिंग कंडीशन में हो, जब ये प्लेन आपकी तरफ बढ़ेगा तो ये आवाज धीरे धीरे तेज होती जाएगी और जैसे ही ये प्लेन आपको क्रॉस कर देगा वैसे ही ये आवाज धीरे धीरे कम होने लगेगा। दरअसल ऐसा साउंड वेव के कारण होता है। जब प्लेन अस्थिर होता है तब साउंड वेव इक्वली सभी डायरेक्शन में फैल जाती है, लेकिन जब ये प्लेन मूव करता है तो प्लेन के आगे का साउंड वेव कंप्रेस हो जाता है और पीछे का साउंड वेव फैलने लगता है। इसीलिए प्लेन के नजदीक आते वक्त अधिक साउंड सुनाई देती है, जबकि दूर जाते समय हमें कम साउंड सुनाई देती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं सोनिक बूम को। जैसा कि अभी अभी हमने जाना, जैसे जैसे प्लेन का स्पीड बढ़ता है साउंड वेव कंप्रेस होने लगता है। अगर साउंड की स्पीड प्लेन से अधिक है तो प्लेन का साउंड प्लेन से आगे निकल जाएगा और इस तरह से अपनी ओर आते हुए प्लेन के साउंड को हम सुन सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर प्लेन साउंड के स्पीड से ट्रेवल करने लगे? ऐसे केस में प्लेन के साउंड से पहले प्लेन आपके पास आ जाएगा, यानी कि प्लेन का साउंड आपको तब तक सुनाई नहीं देगा जब तक कि वो आपके पास या आपके सीध में ना आ जाए। हालांकि फिर से मैं आपको बता दूं, एयर और प्लेन के फ्रिक्शन को आप सुन सकते हैं, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। जब साउंड के स्पीड से फ्लाई कर रहे प्लेन आपके आसपास से गुजरेगा तो एक बूम साउंड आपको सुनाई देगी। अब क्योंकि यहाँ पर प्लेन और साउंड की स्पीड सेम है, इसलिए आपको सारे साउंड यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जितना भी साउंड क्रिएट हुआ है वो एक साथ आपको सुनाई देगी एक बूम साउंड के रूप में, और इसे ही कहा जाता है सोनिक बूम। बात करें कॉन्कॉर्ड की तो ये साउंड के स्पीड से भी तेज फ्लाई कर सकता था, इसीलिए इसके पहले के साउंड वेव बाद के साउंड वेव से कोलैप्स हो जाती है और इसे ही कहा जाता है ब्रेकिंग द साउंड बैरियर। ये एक इमेजिनरी कोन के शेप में क्रिएट होता है और पीछे बूम साउंड को छोड़ देता है। अब क्योंकि कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करता था, इसीलिए इसके जेट इंजन तेजी से एयर को सक करेगा और एक छोटे से एरिया में ढेर सारा एयर कंप्रेस हो जाएगा और एयर में होता है पानी, यानी कि ढेर सारा वाटर ड्रॉपलेट एक जगह कंप्रेस हो जाएगा और इसे ही हम देख पाते थे प्लेन के पीछे बादलों के रूप में। अब क्योंकि प्लेन का साउंड वेव आगे की ओर हाईली कंप्रेस्ड होता है जबकि पीछे की ओर फैल जाता है, इसीलिए एयर भी कुछ इसी तरह के शेप में कंप्रेस्ड हो जाती है। आई होप ये सोनिक बूम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का इफेक्ट्स आप स्पेस शटल या रॉकेट्स के लॉन्चिंग के टाइम भी देख सकते हैं। ये प्लेन भले ही अपने दौर का सबसे एडवांस प्लेन था, लेकिन फिर भी इस प्लेन में काफी कमियां थी जो कहीं न कहीं कॉन्कॉर्ड के फ्यूचर को बर्बाद करने वाली थी। ये प्लेन भले ही अर्थ के रोटेशन से भी अधिक तेज फ्लाई कर सकता था, भले ही ये साउंड बैरियर को भी ब्रेक कर सकता था, पर इसका डार्क सच ये भी था कि ये प्लेन एक कमर्शियल प्लेन था और सुपरसोनिक स्पीड के कारण ये काफी मात्रा में फ्यूल खर्च करता था और कहीं न कहीं इसका पूरा खर्च पैसेंजर से ही वसूला जाता था। कॉन्कॉर्ड सिर्फ 100 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भर सकता था, जबकि उतना ही फ्यूल में बोइंग 747 400 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भर सकता था। इसीलिए कॉन्कॉर्ड का टिकट प्राइस आम कमर्शियल प्लेन्स के मुकाबले कई गुना अधिक था, यानी कि ये प्लेन सिर्फ अमीरों के लिए था। वैसे तो इस दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है, इसीलिए उस दौर में भी इस प्लेन का गुजारा चल रहा था। लेकिन फिर 1973 में पूरी दुनिया में फ्यूल क्राइसिस का दौर आ गया और फ्यूल का प्राइस अचानक से बढ़ गया। अब सभी एयरलाइन कंपनीज घाटे में जा रही थी। ऐसे में बोइंग 737 जैसे प्लेन्स में काफी बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि जेट इंजन को नीचे से फ्लैट बना देना,
विंग्स के आखिरी छोर में विंगलेट्स लगा देना। इन छोटे छोटे मॉडिफिकेशन से कहीं न कहीं प्लेन का माइलेज बढ़ गया, जिसकी वजह से बोइंग 737 जैसे प्लेन्स और इस जैसे कई सारे प्लेन्स ने सरवाइव कर लिया। इसलिए तो हमें बोइंग के इतने सारे सीरीज नजर आते हैं। बोइंग 737-100, बोइंग 737-200 से लेकर बोइंग 737-800 और अब तो बोइंग 737 मैक्स भी आ चुका है। पर कॉन्कॉर्ड अपने फील्ड का एक लौता शेर था। इसके कंपटीशन में कोई भी और प्लेन नहीं था, तो जाहिर सी बात है इसे खुद को अपडेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फ्यूल का कॉस्ट बढ़ने के कारण इसके टिकट के प्राइस आसमान छूने लगा। अब जाहिर सी बात है 5000 के टिकट को 30,000 में खरीदना ये थोड़ा सा अजीब था। पर फिर भी कॉन्कॉर्ड का किसी तरह से गुजारा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी हमेशा आउटडेटेड हो जाती है, और जहां सवाल हो जान की वहां ऐसे टेक्नोलॉजी को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई सालों बाद भी कॉन्कॉर्ड सेम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था। जहां सारे प्लेन्स फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा था, वहीं कॉन्कॉर्ड अपने पुराने मैनुअल टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट था, क्योंकि इस प्लेन के कंपटीशन में कोई दूसरा प्लेन नहीं था। फ्यूल का प्राइस बढ़ जाने से और कॉन्कॉर्ड को अपडेट ना करने की वजह से दिन ब दिन फ्यूल का खर्च बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से टिकट प्राइस भी आसमान छूने लगा। फिर आया 25 जुलाई 2000 का वो दिल दहला देने वाला दिन। एक कॉन्कॉर्ड प्लेन तुरंत बाद आग लग गया। प्लेन में बैठे 109 लोगों की जानें चली गई। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। इस हादसे के बाद इस प्लेन में ट्रेवल करने से लोग डरने लगे। उन्हें ये लगने लगा था कि 1 घंटे जल्दी जाने से अच्छा है 1 घंटे हम लेट से जाएं लेकिन सुरक्षित जाएं। इसके अलावा कुछ ही महीने बाद 9/11 की घटना घट गई। इस घटना के बाद लोग और भी डरने लगे प्लेन में ट्रेवल करने से। और फाइनली हाई टिकट प्राइस, ओल्ड टेक्नोलॉजी, भयानक प्लेन क्रैश और लोगों के दिल में खौफ के कारण इस प्लेन को बंद करना पड़ गया। 26 नवंबर 2003 में इस प्लेन ने आखिरी उड़ान भरा और यहीं पर कॉन्कॉर्ड ने खुले आसमान को, अपने चाहने वाले को और अपने जर्नी को रोक दिया हमेशा हमेशा के लिए। पर ये कॉन्कॉर्ड आज भी हमारे दिलों के अंदर जिंदा है और हमेशा ही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।